ये हमारा जो कोर्स टाइटल है दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कैसे डिफाइन करते हैं आप? एनी आइडिया? सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक हम इन्वायरमेंट को डिफाइन कर सकते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह को ऑपरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक जो उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारे सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकते? सर मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर होने तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक कमांड वगैरह सारा उसको देगा कि उसमें एक्चुअली जो हम यानी सॉफ्टवेयर उसमें चला रहे हैं तो उसने वर्क कैसे करना है अब जैसे एक मैं स्पेसिफिक छोटा सा इन्वायरमेंट। प्रोग्राम लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। सिंपल, मैंने सी में एक प्रोग्राम लिखा, सी आउट हेलो वर्ल्ड, और उसे कंपाइल किया, एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल बनी। क्या मैं ये बाइनरी फाइल डायरेक्टली सिस्टम पे नहीं चला सकता? मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत है? अभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं जस्ट आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब यूज़ कर रहे हैं। कोई विंडोज़, कोई मे बी लिनक्स, कोई मैक ओएस, आप सब लोग यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या है? वाई डू वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम? इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम है कैसा, हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटरनली है कैसा। तो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए क्यों, उसकी वहाँ से फिर हम उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे कि वाई डू वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन आवर सिस्टम और आवर सॉफ्टवेयर। ओके, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो वी हैव अ प्रोसेसर इन आवर सिस्टम एंड अ रैम। माइक्रो प्रोसेसर ने तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। हम जब कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो माइक्रो प्रोसेसर उसको रन कर रहा है। जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम ने वो एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर ने परफॉर्म करने हैं। अब हम कहते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो प्रोग्राम को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर तमाम काम कर सकता है, वो कैपेबल है, लेकिन खुद से कुछ नहीं करेगा। हमें जो भी काम उससे करवाना है उसके लिए उसको एक इंस्ट्रक्शन देनी है। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं हम उनको कहते हैं ये इट्स अ प्रोग्राम। तो अपने प्रोग्राम लिख लिया। अब वो प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करेगा वन बाय वन कि ये काम करो, पहला स्टेप, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। स्टेप बाय स्टेप वो काम होगा। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? जी सर। ओके। अब माइक्रो प्रोसेसर बना ऐसे है कि वो ये इंस्ट्रक्शंस हमेशा रैम से लेगा, क्योंकि रैम के अलावा बाकी डिवाइसेस से रीड नहीं कर सकता डायरेक्टली। वो ये इंस्ट्रक्शंस, उसकी जो बिल्ट इन फीचर है या उसकी बिल्ट इन जो सर्किटरी है, वो रैम से ही इंस्ट्रक्शंस को फैच करती है, कहीं और से नहीं करती। माइक्रो प्रोसेसर सारे काम कर सकता है लेकिन खुद से कुछ नहीं करेगा। उसे जो भी काम करवाना है उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन इशू करनी पड़ेगी, और वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से वो फैच करेगा? फैच मतलब रीड करेगा, वो रैम से करेगा। माइक्रो प्रोसेसर को जैसे ही पावर मिलेगी, वीसीसी ग्राउंड दें, माइक्रो प्रोसेसर अपना काम स्टार्ट कर देगा। अपना जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो स्टार्ट कर देगा, यानी कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट, फैच डिकोड एग्जीक्यूट, फैच डिकोड एग्जीक्यूट एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब तक पावर ऑन है वो अपना काम कर रहा है। फैच का मतलब है कि रैम की किसी लोकेशन से किसी इंस्ट्रक्शन को रीड करके अपनी इंटरनल मेमोरी में लेकर आओ। डिकोड का मतलब है उसको समझो कि वो करना क्या है,
और एग्जीक्यूट में वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन साइकिल, और माइक्रो प्रोसेसर यही काम करता है। जैसे उसे पावर मिलती है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। अब माइक्रो प्रोसेसर रैम से फैच करता है और कहीं से फैच नहीं करेगा। एग्जीक्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन जब भी उठाएगा वो रैम से उठाएगा, तो इसलिए मैंने रैम भी बना दी साथ। अब माइक्रो प्रोसेसर और रैम के दरमियान कोई मीडियम तो होना चाहिए। ये कैसे कनेक्टेड है आपस में? तो हमने यहाँ पर बसेस शो कर दी कि 3 तरह की बसेस हैं जिनके थ्रू माइक्रो प्रोसेसर रैम से कम्युनिकेट करता है, रैम से कनेक्टेड है। एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। अब बस को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज अ बस? इट इज अ वायर, सिंपली। डिजिटल डोमेन के अंदर वायर को बस का नाम दिया जाता है क्योंकि उसके ऊपर डिजिटल डाटा ट्रांसमिट होना होता है 1 और 0 की फॉर्म में। तो अगर 1 वायर है तो हम कहेंगे 1 बिट बस, 2 है तो 2 बिट बस, 4 बिट बस, 8 बिट बस, 64 बिट बस। अब एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल है। देखें, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू रैम, इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर ही डिवाइसेस या रैम को एड्रेस कर सकता है। रैम या डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस नहीं कर सकती, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर ही एड्रेस जनरेट करेगा। ये रैम रैम को एक्सेस करना है या किसी आईओ डिवाइस को एक्सेस करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर उनका एड्रेस जनरेट कर सकता है। यूनी डायरेक्शनल है। अब रैम को हम कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं आप रैम को? व्हाट इज अ रैम? सर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस कि आप किसी भी लोकेशन को डायरेक्टली रैंडमली एक्सेस कर एक्सेस कर सकते हैं, सकते रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिक्वेंशियली एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट बाइट से स्टार्ट नहीं करना, आप रैंडमली किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और इसके अलावा डेफिनेशन? सर ये टेम्परेरी मेमोरी होती है जो शॉर्ट टाइम के लिए डाटा को अपने बिल्कुल, पास रखती है। गुड। इट्स अ वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि जब तक पावर है वो अपने कंटेंट्स को होल्ड कर रही है। जैसे पावर लॉस, उसके कंटेंट्स सारे लॉस हो जाते हैं। और ये होती क्या है एक्चुअली? ये तो आपने उसके फीचर्स बता दिए कि रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, ये वॉलेटाइल है, लेकिन ये एक्चुअली होती क्या है? कैन आई से इट्स अ एरे ऑफ बाइट्स? इट्स एन एरे ऑफ बाइट्स। हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस है। बाइट एड्रेसेबल है, हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस है। माइक्रो प्रोसेसर वही एड्रेस जनरेट करता है जिस लोकेशन को उसने एक्सेस करना है, जिस बाइट को उसने एक्सेस करना है। ओके, उसने पहला एड्रेस जनरेट किया कोई भी से 100। एड्रेस बस के ऊपर 100 लोड किया। जैसे ही रैम के कंट्रोलर को एड्रेस मिला, रैम के कंट्रोलर ने वो लोकेशन एनेबल कर दी, यानी कि उस रो को, उस बाइट को सिलेक्ट कर ली। अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड का या राइट का? अगर रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कंट्रोलर वो डाटा बस के ऊपर लोड कर देगा। उस लोकेशन पे जो भी डाटा पड़ा होगा, उस एड्रेस पे जो भी बाइट पड़ा होगा, वो डाटा बस पर लोड कर देगा। या अगर राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डाटा बस के ऊपर जो डाटा मौजूद होगा उसको उस लोकेशन पर राइट कर देगा। तो माइक्रो प्रोसेसर रैम से डाटा ले भी सकता है और उसको डाटा सेंड भी कर सकता है थ्रू डाटा बस। तो इसलिए डाटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल है, लेकिन दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। इसका मतलब है कि टू वे कम्युनिकेशन होगी, लेकिन एक वक्त में एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होती है। और कंट्रोल बस में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जो कि डिवाइसेस को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि करना क्या है, रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है या राइट का करना है।
तो माइक्रो प्रोसेसर जब भी किसी लोकेशन को एक्सेस करेगा तो एड्रेस बस के ऊपर उसका एड्रेस लोड करेगा, डाटा बस के ऊपर भी डाटा लोड करेगा इन केस ऑफ राइट ऑपरेशन, और रीड के ऑपरेशन में डाटा बस को लिसन कर रहा होगा किसके ऊपर डाटा आएगा। और कंट्रोल बस में बहुत से सिग्नल होते हैं, जैसे एक सिग्नल है रीड राइट का। अगर रीड का सिग्नल 1 है तो उसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर ने डिवाइसेस से डाटा रीड करना है, और राइट का सिग्नल अगर हाई है तो इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर ने डिवाइस को डाटा सेंड करना है, डिवाइस ने राइट करना है। और भी बहुत से सिग्नल्स होते हैं, तो कुछ सिग्नल्स की जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स डिवाइसेस होती है कंट्रोल बस में, और कुछ सिग्नल्स की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स माइक्रो प्रोसेसर होती है। जैसे रीड राइट सिग्नल टुवर्ड्स डिवाइसेस हैं फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर, और इंटरप्ट का जो सिग्नल है वो फ्रॉम डिवाइसेस टुवर्ड माइक्रो प्रोसेसर है। तो कंट्रोल बस का साइज वेरी करता है। डाटा बस का जो साइज है वो डिफाइन करता है कि प्रोसेसर का साइज क्या है। आपने सुना होगा ये 64 बिट प्रोसेसर है, ये 32 बिट प्रोसेसर है, 16 बिट प्रोसेसर है। तो जितने बिट का प्रोसेसर होगा डाटा बस भी उतने बिट की होगी। 64 बिट का प्रोसेसर है तो इसका मतलब है कि वो एट ए टाइम मेमोरी से 64 बिट रीड कर सकता है, दो 64 बिट के नंबर्स को एक वक्त में ऐड कर सकता है या सब्ट्रैक्ट कर सकता है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और एड्रेस बस का साइज डिपेंड करता है कि मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कितनी है। जितना एड्रेस बस का साइज होगा टू पावर दैट नंबर, इतनी बड़ी मेमोरी लग सकती है। अगर मैं कहता हूँ 32 बिट की एड्रेस बस है तो 2 पावर 32 इज 4 GB, 4 GB। 4 GB की मेमोरी लग सकती है, किसी सूरत इससे बड़ी मेमोरी नहीं लग सकती, क्योंकि हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस है। जितने एड्रेसेस होंगे उतने ही बाइट्स होंगे रैम में, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेमोरी लगानी है, लेकिन ज़्यादा अपर लिमिट जो है वो 2 पावर n है, यानी कि साइज ऑफ एड्रेस बस है। एड्रेस बस और डेटा बस के साइजेस के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। एड्रेस बस का साइज कुछ भी हो सकता है, डेटा बस का साइज कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो हमारी जो कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन है कुछ इस तरह की है। माइक्रो प्रोसेसर रैम के साथ कनेक्टेड है थ्रू दीज 3 बसेस, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। यहाँ तक कोई इशू, कोई चीज़ ऐसी जो समझ ना आई हो? नहीं सर। ओके, जिस तरह माइक्रो प्रोसेसर रैम के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल इसी तरह हमारे सिस्टम में और भी डिवाइसेस लगी हुई हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव है, यूएसबी है, आईओ पोर्ट है। इनके रैम के अलावा जितनी भी रैम और रोम के अलावा जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको हम आईओ डिवाइसेस कहते हैं। अब बाकी डिवाइसेस भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ इन्हीं 3 बसेस के साथ कनेक्टेड हैं। मैंने एक ही बड़ी बस बना के शो कर दिया है कि ये कनेक्टेड है। एक्चुअली ये तीनों बसेस सेपरेटली सबके पास पहुंच रही होंगी। अब हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस है, रैम की हर लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस है। अब माइक्रो प्रोसेसर कैसे डिफ्रेंशिएट करता है कि ये एड्रेस जो है ये रैम के लिए है, रैम की किसी लोकेशन के लिए, या किसी आईओ डिवाइस के लिए, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम हो सकता है। तो उसके लिए कंट्रोल बस के अंदर सेपरेट सिग्नल होता है मेमोरी आईओ का। इफ इट इज 1 मीन्स
memory, the address is for memory, or if it is 0, that means that address is for iDevice. तो जिसका एड्रेस होता है, जिस डिवाइस का एड्रेस होता है, सिर्फ वो ही रिस्पॉन्ड करती है, बाकी डिवाइसेस रिस्पॉन्ड नहीं करती। तमाम डिवाइसेस को उनके एड्रेसेस पता है। कोई माइक्रो प्रोसेसर ने एड्रेस बस के ऊपर कोई एड्रेस लोड किया, से 100 हार्ड डिस्क का भी एड्रेस हो सकता है, रैम की किसी लोकेशन का भी हो सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर साथ कंट्रोल बस के थ्रू सिग्नल है, अब मेमोरी आयो, उसको भी अकॉर्डिंगली सेट करेगा। यानी कि 1 का मतलब है एड्रेस रैम के लिए, 0 का मतलब है डिवाइस के लिए। तो अगर उस सिग्नल को 0 कर देता है तो इसका मतलब है कि रैम रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, बल्कि वो डिवाइस रिस्पॉन्ड करेगी जिसका वो एड्रेस होगा। क्लियर? अब ये 3 बसेस हैं जो हर डिवाइस तक पहुंच रही हैं। अगर एक बस भी नहीं पहुंच रही या एक बस भी अगर कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब है वो डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, वो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकती। अब फिर हमने कहा था, शुरू ही हमने यहाँ से किया था कि माइक्रो प्रोसेसर कैपेबल है, वो किसी भी डिवाइस से डाटा किसी दूसरी डिवाइस को सेंड कर सकता है। हार्ड डिस्क से यूएसबी पे, यूएसबी से वो में भी सीडी पे राइट कर सकता है, रैम में डाटा लोड कर सकता है, किसी भी डिवाइस से रैम से किसी आई डिवाइस को सेंड कर सकता है। कैपेबल है, सारे काम कर सकता है क्योंकि वो बसेस के थ्रू कनेक्टेड है तमाम डिवाइसेस के साथ, मेमोरीज के साथ, लेकिन खुद से कुछ नहीं कर सकता। उससे जो भी काम करना है उसे इंस्ट्रक्शन देनी होंगी और वो इंस्ट्रक्शन खुद ब खुद पिक करेगा फ्रॉम रैम ओनली, सिर्फ रैम से फैच करेगा। वैसे डाटा मूवमेंट कर सकता है, बल्क में डाटा कॉपी करना है तो वो किसी भी डिवाइस से किसी भी दूसरी डिवाइस को सेंड कर सकता है, लेकिन प्रोग्राम को हमेशा वो रैम से ही फैच करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम का रैम के अंदर लोड होना ज़रूरी है। तो ये है हमारे कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा कंप्यूटर इस तरह है। अब हमने माइक्रो प्रोसेसर को पावर दी, माइक्रो प्रोसेसर ने किसी पहले एड्रेस से स्टार्ट कर दिया, मे बी 0, फ्रॉम रैम लोकेशन 0 टू ऑनवर्ड उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी प्रोग्राम की। अब रैम वॉलेटाइल है, जब तक पावर है उसके कंटेंट्स हैं, पावर ऑफ उसके कंटेंट सारे लॉस होते हैं। अब जैसे ही हमने पावर दी है, रैम तो एम्प्टी है, रैम की तो तमाम बिट्स 0 होंगी, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर तो रैम से ही इंस्ट्रक्शंस फैच करता है और कहीं से नहीं करता। हाँ, अगर आपने डाटा रैम में लाना है तो उसके लिए भी आपको माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देनी है और वो इंस्ट्रक्शन भी रैम में होगी। आपके प्रोग्राम्स जितने भी हैं, जो हमने अभी कहा था कि एक प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का, वो तो हार्ड डिस्क पर पड़ा हुआ है, उसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको लेकर आना पड़ेगा रैम में। अब रैम में लाना तो माइक्रो प्रोसेसर ने है, लेकिन रैम को लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि इस लोकेशन पे जाओ। हार्ड डिस्क की भी अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें सेक्टर्स हैं या क्लस्टर्स हैं, कि इस क्लस्टर को उठाओ और रैम में लोड करो। माइक्रो प्रोसेसर खुद से तो कुछ नहीं करता, हाँ खुद से ये काम कर रहा है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन साइकिल चला रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम सम स्पेसिफिक एड्रेस। रैम के एड्रेसेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो माइक्रो प्रोसेसर को जैसी पावर मिलती है किसी खास एड्रेस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। फिक्स्ड है वो एड्रेस।
प्रॉब्लम समझ आया? एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। ये रैम एम्प्टी है, आपने पावर ऑन किया सिस्टम को, रैम इज वोलेटाइल डिवाइस, रैम एम्प्टी है, रैम में कुछ नहीं पड़ा हुआ। माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस चाहिए कुछ करने के लिए, जो भी काम करना है, कोई प्रोग्राम है हार्ड ड्राइव पे पड़ा हुआ है, उसे लेकर आना है रैम में, उसे एग्जीक्यूट करना है, या जो भी काम करते हैं माइक्रो प्रोसेसर ने करना है, और माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस चाहिए, और वो इंस्ट्रक्शंस रैम में होनी चाहिए, और रैम में नहीं है क्योंकि रैम इज़ अ वोलेटाइल डिवाइस। अभी जस्ट आपने सिस्टम ऑन किया, पावर दी है रैम को, अब माइक्रो प्रोसेसर डमी इंस्ट्रक्शंस या जीरो से जो भी इंस्ट्रक्शन बनती है, नो ऑप की नॉर्मली बन रही होती है, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, कोई यूजफुल टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा, माइक्रो प्रोसेसर अपना काम कर रहा है। जी, कोई सोल्यूशन मैं वेट कर रहा हूँ। अब एक तरीका तो ये है कि माइक्रो प्रोसेसर या तो कैपेबल हो के हार्ड डिस्क से भी फैच कर सके प्रोग्राम को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हार्ड डिस्क को फिर समझने के लिए, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर और फिर उसके ऊपर लॉजिकल फाइल सिस्टम, तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि रैम तो बिल्कुल सीधी है, उसने एड्रेस जनरेट किया और वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन फैच कर ली, और रैम आईओ डिवाइसेस से फास्ट है। दूसरा तरीका है ये है कि कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिससे हम इनिशियल प्रोग्राम रैम में लोड करवा दें, या कोई ऐसी मेमोरी लगाते हैं जो वॉलेटाइल ना हो, जिसके अंदर कुछ प्रोग्राम को यूटिलिटी पड़ी हो। उन्होंने ऐसा किया, उनका रैम के साथ रोम लगा दी। रैम और रोम में फ़र्क इतना है कि रोम नॉन वॉलेटाइल है, पावर ऑफ होने के बाद भी उसके कंटेंट्स लॉस नहीं होते, वो अपने कंटेंट्स को रिटेन करती है, रीड ओनली मेमोरी है। आजकल की जो रीड ओनली मेमोरीज हैं वो रीड तो होती हैं, साथ रीप्रोग्राम भी हो सकती हैं, उसे आप रन टाइम पे प्रोग्राम इवन कर सकते हैं। एक तो उसमें वो मेमोरी है फ्लैश मेमोरी जो कि आपकी यूएसबी ड्राइव के अंदर है, दैट इज रैम डब्ल्यूपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन उसकी स्पीड रैम से कम होती है, इस वजह से हम रोम इसको पूरे को रिप्लेस नहीं करते डब्ल्यूपी रोम से। तो रैम की स्टिल ज़रूरत है, क्योंकि रैम की स्पीड जो है, जो उसका एक्सेस टाइम है, वो रोम से कम है। अब हमने क्या किया कि थोड़ी सी रोम लगा दी, फ्यू किलोबाइट्स, बाकी रैम है। अब माइक्रो प्रोसेसर के लिए रैम और रोम मेमोरीज हैं, दोनों एक जैसी मेमोरी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर को जब पावर देते हैं तो पहला एड्रेस कौन सा जनरेट होता है। ज़रूरी नहीं है ज़ीरो, कोई भी हो सकता है, वेरी करता है आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर, इवन मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर वेरी करता है। इंटेल का स्टार्टिंग एड्रेस कुछ और होगा, दैट एड्रेस इज कॉल्ड रीसेट एड्रेस। इंटेल फैमिली में दैट एड्रेस इज एफ 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 ज़ीरो, यानी कि 4F के बाद ज़ीरो है। तो रीसेट एड्रेस ये है कि जब भी आप रीसेट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, मशीन को, या आप पावर देते हैं, तो जो पहला एड्रेस है एड्रेस बस के ऊपर लोड होता है, दैट इज कॉल्ड अ रीसेट एड्रेस।
तो वो एड्रेस जहाँ होगा वहाँ पर रोम लगा देंगे, उसको वहाँ पर रोम को मैप करवाएंगे, क्योंकि रैम ये रोम शुरू में भी लग सकती थी, दरमियान में भी लग सकती थी, मैंने लास्ट में लगाई है, लास्ट के एड्रेसेस पे, इसलिए कि माइक्रो प्रोसेसर जहाँ पर रो एड्रेस जनरेट करता है मैंने उन एड्रेसेस पे लगाई है, रीसेट एड्रेस पे। अब इस रोम के अंदर इनिशियली एक प्रोग्राम लिखा होगा जिसको आप बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जाकर, कॉन्फ़िगरेशन के अलावा इसका एक और काम भी होता है। आपने जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को पावर दी, माइक्रो प्रोसेसर ने पहला एड्रेस जनरेट किया, दैट एड्रेस इज कॉल्ड रीसेट एड्रेस। उस एड्रेस के ऊपर हमने रोम लगाई हुई है। अब पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो रोम से रीड होगी, फैच होगी, माइक्रो प्रोसेसर ने उसको एग्जीक्यूट किया। अब जो प्रोग्राम इनिशियली या जो पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो रोम से हो रहा है, और वो माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हार्ड ड्राइव या जो भी बूटेबल डिवाइस है, जो भी आपकी मैस स्टोरेज डिवाइस है, बूटेबल जिसको आपने बनाया हुआ है, उस डिवाइस का जो पहला सेक्टर है उसका जो एड्रेस है CHS, यानी कि हार्ड डिस्क की अगर बात करूं तो उसमें कुछ सिलेंडर्स होते हैं, हेड होते हैं, फिर देन सेक्टर्स होते हैं, CHS एड्रेस बनता है। उस एड्रेस पर जाओ किसी फिक्स्ड एड्रेस पर, वहां से एक क्लस्टर को रीड करके रैम में लोड करो, फिक्स्ड है, तो वो एड्रेस भी फिक्स्ड है, दैट इज CHS की फॉर्म में। अगर ये बात नहीं समझ आई, बस आप ये समझ लें कि हार्ड डिस्क में डाटा। सर आपकी आवाज बंद हो गई थी, समझ नहीं आई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, वो क्या आपका एक्चुअली माइक म्यूट हो मुझे गया? दरमियान में कॉल आ गई थी। जी अब आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर अब आ रही है। एक्चुअली वो दरमियान में कॉल आ गई थी, तो उस वजह से फिर इंटरप्शन हुई। जी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं कहता कि हार्ड डिस्क में जो स्टोरेज होती है वो क्लस्टर की फॉर्म में होती है, और हर क्लस्टर का जो साइज होता है 512 बाइट्स होता है। जब आगे चल के हम स्टोरेज मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो तब हम देखेंगे डिटेल में। अभी जस्ट आपको जानना है कि हार्ड डिस्क का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कुछ सेक्टर्स होते हैं, हेड्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, लेकिन जो डाटा होता है वो क्लस्टर्स की फॉर्म में सेव हो रहा होता है। जो पहला क्लस्टर है जिसका एड्रेस होता है CHS, यानी कि सिलेंडर हेड एंड सेक्टर 001, दैट इज द बूट सेक्टर। इन शॉर्ट, हार्ड डिस्क का जो पहला सेक्टर होता है दैट इज द बूट सेक्टर, 512 बाइट्स का होता है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस रोम के अंदर मौजूद प्रोग्राम की कि उसको रैम के अंदर लोड करवाया जाए। किसी भी बूटेबल डिवाइस का जो पहला सेक्टर होता है दैट सेक्टर इज द बूट सेक्टर, अगर वो बूटेबल डिवाइस है तो रोम का बस इतना सा काम है कि जैसे ही इसे पावर मिलती है माइक्रो प्रोसेसर को, पावर माइक्रो प्रोसेसर पहला एड्रेस जनरेट करता है जो कि रोम को पॉइंट करता है, वहाँ से पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जो कि रोम के अंदर सेव हुआ हुआ है, और वो प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करता है कि हार्ड डिस्क का जो पहला सेक्टर है उसको उठाओ और रैम की किसी लोकेशन पर लोड कर दो, और किस लोकेशन पर लोड करो दैट लोकेशन इज आल्सो फिक्स्ड। उस लोकेशन को कहते हैं बूट एड्रेस, और वो इंटेल के अंदर है 7C00 फिजिकल एड्रेस। आगे स्लाइड्स में आ जाएंगे एड्रेसेस। तो बूट प्रोसेस की हम बात करते हैं कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी प्रोग्राम जो हमारा डिस्क पे पड़ा हुआ है वो बूट होता है, वो लोड होता है। तो फर्स्ट एड्रेस लोड्स टू द एड्रेस बस इज FFF0, ये फिक्स्ड इंटेल आर्किटेक्चर्स में। इंटेल के किसी प्रोसेसर को आप जब पावर देंगे तो पहला एड्रेस जो उसकी एड्रेस बस पे आएगा वो ये होगा।
और इसको हम रीसेट एड्रेस भी कहते हैं। मोटरोला का डिफरेंट है, पावर पीसी का, पिप्स का, आर्म का, हर प्रोसेसर के अपने अपने हैं। सर इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं या ये फिक्स ही रहता है? आप चेंज हम नहीं करते, हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम माइक्रो प्रोसेसर ये तो चेंज नहीं कर सकते। ये तो माइक्रो प्रोसेसर जब पावर जैसे ही मिलेगी पहला एड्रेस तो उसकी एड्रेस उस पर ही आएगा, ये आप चेंज नहीं कर सकते। आप माइक्रो प्रोसेसर को तो चेंज नहीं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। जी सर। ठीक है, इस एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो इसका मतलब है कि पहला एड्रेस ये है तो रोम भी उसी एड्रेस पे लगा देते हैं, तो रोम को भी हम उस एड्रेस पर मैप कर देते हैं। तो सेकंड पॉइंट है रोम इज मैप्ड एट दिस एड्रेस। तो फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स फ्रॉम रोम एंड दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। उस प्रोग्राम को हम बूटस्ट्रैप कहते हैं। अब उसका काम क्या है? दैट प्रोग्राम लोड्स द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द बूटेबल डिवाइस टू एड्रेस 07C00। अभी मैंने बताया कि 7C00 जो है वो बूट एड्रेस है। तो रोम के अंदर मौजूद प्रोग्राम ने क्या किया? माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट किया कि हार्ड डिस्क का जो पहला सेक्टर है जिसको बूट सेक्टर कहते हैं उसको रीड करो और 7C00 से ऑनवर्ड रैम में लोड कर दो, और जब लोड हो जाए तो फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दो उस लोकेशन पे। अब रोम का बूटस्ट्रैप का यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। अब कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया उसने 7C00 पे। अब 7C00 से ऑनवर्ड वो प्रोग्राम पड़ा हुआ है जो बूट सेक्टर में था हार्ड डिस्क के, वो एग्जीक्यूट होगा। वो प्रोग्राम की अब उस प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मज़ीद सेक्टर्स को रैम में लेकर आए या कुछ डिस्प्ले करके हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करते या कुछ भी डिस्प्ले करते। तो दिस इज कॉल्ड द बूट प्रोसेस, कि सिस्टम बूट कैसे होता है इनिशियली। अब अगर हमने अपना कोई प्रोग्राम रन करना है तो हमें अपने प्रोग्राम को पहले सेक्टर पर रखना पड़ेगा ताकि वो लोड हो जाए ऑटोमेटिकली और रन हो जाए। लेकिन हमारी डिस्क पे तो और भी बहुत से प्रोग्राम होंगे, अब उनको कैसे चलाएं? कि पहले एक प्रोग्राम चलाना है, फिर दूसरा चलाना है, फिर तीसरा चलाना है, लेकिन ये तो फिक्स्ड है। ये तो जी पहले सेक्टर पे, अच्छा पहला सेक्टर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोम की लोड करवाना, बाकी नहीं। अगर आपका पहले एक सेक्टर से बड़ा प्रोग्राम है, एक सेक्टर 512 बाइट्स का होता है, यहाँ पे एक्चुअली हम क्लस्टर की बात कर रहे हैं 512 बाइट्स का। अब इससे बड़ा प्रोग्राम है तो मल्टीपल क्लस्टर्स पे होगा, उनको कैसे लोड करवाएंगे? वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर पहले प्रोग्राम पहले 512 बाइट्स की या पहले क्लस्टर की हुई कि वो बाकी क्लस्टर उसमें वो कोड पड़ा हुआ है जो बाकी क्लस्टर्स को भी लोड करवाता है। तो जो पहला क्लस्टर है उसको रैम में लोड करवाना एट लोकेशन 7C00 इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बूटस्ट्रैप और द रोम। बाकियों को लोड करवाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है या तो आपका प्रोग्राम हो ही 512 बाइट्स तक का और वो भी पहले सेक्टर में पड़ा हो तो रोम उसको लोड करवा देगी, लेकिन बाकी प्रोग्राम कैसे आपके रन होंगे? इसका मतलब ये है कि हम इस तरह कर देते हैं, इसका सोल्यूशन है ये कि हम पहले 512 बाइट्स के ऊपर एक सिंपल सी यूटिलिटी रख लेते हैं जो रोम लोड जिससे लोड करवा दे और वो यूटिलिटी यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करे। वो हमें तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दे और हम उसमें से चूज़ कर दें कि ये प्रोग्राम चले, ये करे, ये चले। और उस यूटिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो खुद उस प्रोग्राम को लोड करवाए जिस पर हम क्लिक करें या जिसे हम सेलेक्ट करें।
बात समझ आइए? सर दोबारा बता दें। प्रॉब्लम समझ आए कि पहला जो सेक्टर है उसको लोड करवाना रोम का काम है, लेकिन बाकी सेक्टर्स को लोड करवाना रोम का काम नहीं है। अब पहला सेक्टर के अंदर जो प्रोग्राम होगा वो लोड हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। अब पहले सेक्टर के ऊपर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा, दैट्स इट। तो आपके बाकी प्रोग्राम्स कैसे चलेंगे? तो इसका हल ये है कि हम इस तरह करते हैं कि पहले सेक्टर के ऊपर हम एक ऐसा प्रोग्राम रखवाते हैं जो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करे, यानी कि वो बाकी प्रोग्राम्स की लिस्ट शो करते हैं कि इतने प्रोग्राम्स हैं, हम जिस प्रोग्राम को सिलेक्ट करें वो प्रोग्राम चले। तो उससे ये होगा कि पहला प्रोग्राम जो है वो खुद लोड हो जाएगा, उसको रोम लोड करवा देगी, और बाकी प्रोग्राम्स को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस यूटिलिटी की कि वो लोड करवाए। जो यूजर चाहेगा बाकी सेक्टर्स में। हाँ हाँ। तो सर जो पहला सेक्टर हुआ, इसका मतलब आप ओएस खुद ही वो रोम जो है वो ओएस को लोड करेगी ना? नहीं, पहले सेक्टर को, उस पे आप उसको पहले नाम दे सेक्टर दें। पहले सेक्टर पे जो भी प्रोग्राम पड़ा है वो आपका प्रोग्राम भी हो सकता है। पहले सेक्टर पे जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रोम टू लोड। सर जैसे बूट लोडर्स होते हैं, ग्रब ये इस तरह के। एग्जैक्टली, वो पहले सेक्टर को मॉडिफाई करते हैं, वो पहले सेक्टर को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम जा रहे हैं, तो उस यूटिलिटी को अगर हम प्लेस कर दें बूट सेक्टर पर, तो इसका मतलब है वो यूटिलिटी लोड हो जाएगी खुद ही रोम के ज़रिए, और फिर वो यूटिलिटी हमें फर्दर ऑप्शन देगी कि आप अपने बाकी प्रोग्राम्स को रन कर सकें। ओके, तो अब इस स्लाइड में देखें कि जो कुछ भी 512 बाइट्स के ऊपर होगा वो लोड हो जाएगा रैम में, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोम की। पहले सेक्टर को लोड करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोम की, बाकी सेक्टर्स को करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पहले सेक्टर को सिर्फ। अब कंट्रोल जब उस सेक्टर को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो फिर वो जो मर्ज़ी करे, फिर वो मज़ीद बाइट्स को, मज़ीद सेक्टर्स को लोड करवा दे और एक इंटरफेस प्रोवाइड करे यूज़र को, ताकि यूज़र अपने बाकी प्रोग्राम्स को भी रन कर सके। तो ये तो यूज़र को उसने एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया। अब वो एक प्रोग्रामर को भी इंटरफेस प्रोवाइड कर सकता है। यूज़र को तो इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया ना उसने, कि उसने सारे प्रोग्राम्स शो कर दिए, वो जिसको सेलेक्ट करना चाहता है वो उसको सेलेक्ट कर ले, वो रन होगा। जब वो रन होके कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कंट्रोल वापस उसी यूटिलिटी के पास आ जाए, फिर वो बाकी दोबारा प्रोग्राम्स की लिस्ट शो करे, और फिर जिस पे क्लिक करता है वो अगेन वो प्रोग्राम चल जाए, एंड सो ऑन। तो ये तो उसने यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड किया। अब प्रोग्रामर को भी वो कोई एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दे। अगर से किसी ने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, तो प्रोग्रामर ने अगर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है तो उसे क्या करना होगा, उसको वीडियो मेमोरी में जाके पिक्सल्स को ऑन ऑफ करना होगा। जिस पिक्सल के स्क्रीन मैप हुई हुई है मेमोरी पे, वीडियो मेमोरी पे मैप हुई हुई है पूरी स्क्रीन, जिस पिक्सल को ऑन करना है उसके एड्रेस पे जाके उस बिट को सेट करना होगा। रिपीट कर रहा हूँ, आपकी पूरी जो स्क्रीन होती है वो मैप हुई हुई है मेमोरी के ऊपर। अगर स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करना है, कोई एक पिक्सल ऑन करना है, कोई पिक्सल ग्लो करवाना है, तो हमें उस बिट को ऑन करना पड़ेगा मेमोरी में, उस बिट को सेट करना होगा। सर यानी अगर वो मुझे, किस जगह पे वो डिस्प्ले हो? हाँ, मतलब कि पूरी हर पिक्सल का एक यूनिक एड्रेस है, और उस एड्रेस पर जाके मुझे उस पिक्सल को
उस बिट को सेट करना है। अगर मैं उस बिट को सेट करता हूँ तो मुझे स्क्रीन के ऊपर वो पिक्सल ग्लो करता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं खास पैटर्न में ऑन ऑफ करूँ बिट्स को तो मैं कोई भी करैक्टर लिख सकता हूँ। अगर मैंने हेलो का एच लिखना है तो मुझे एच की शेप में पिक्सल्स को ऑन करवाना होगा। अब इसका मतलब है कि वो शेप्स मेरे पास होनी चाहिए, वो तमाम पैटर्न्स होने चाहिए मेरे प्रोग्राम में, ए से लेकर जी तक, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स वो सारे होने चाहिए, प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, तमाम टेबल्स होने चाहिए। अगर मैंने ए लिखना है तो ए का पैटर्न रिलीज करूं वीडियो मेमोरी में, फिर बी का, सी का, यानी कि जो भी मैंने लिखवाना है मुझे वो पैटर्न रिलीज करना पड़े। अगर मुझे कीबोर्ड से इनपुट लेनी है तो मुझे कीबोर्ड कंट्रोलर का एड्रेस पता होना चाहिए। मैं उस एड्रेस पर जाकर चेक करूं कि क्या कोई की मौजूद है। अगर कोई की पड़ी हुई है तो वो स्कैन कोड की फॉर्म में होगी। उसको फिर कन्वर्ट करूं आस्की कोड में। अगेन हमारे पास कोई टेबल होना चाहिए। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? जी जी सर। सर। ओके। हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है तो आपके पास हार्ड डिस्क का एड्रेस होना चाहिए, उसके पूरा स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि किस तरह हार्ड डिस्क के सेक्टर्स को एक्सेस करना है, क्योंकि आपने एक फ़ाइल ओपन करनी है, फाइल में राइट करना है कुछ, तो आपको खुद हार्ड डिस्क के एड्रेस लो लेवल प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। आपको हार्ड डिस्क का एड्रेस पता होना चाहिए, आपको पूरा मैकेनिज़्म पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क को कैसे एक्सेस करते हैं। फिर फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो फाइल पड़ी हुई है वो स्कैटर्ड है और किन किन सेक्टर्स पर मुश्तमिल है। उन सेक्टर्स को रीड करना आना चाहिए, उनको राइट करना आना चाहिए। अगर आप इन तमाम कामों से बचना चाहते हैं तो फिर ऑप्शन ये है कि वो जो यूटिलिटी है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है, उस यूटिलिटी की हेल्प ले लें और वो यूटिलिटी आपको प्रोग्रामर को भी इंटरफेस प्रोवाइड करे, प्रोग्रामर को एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करे कि प्रोग्रामर बजाय के खुद जाकर डिवाइसेस को एक्सेस करे वो उसकी लाइब्रेरी यूज़ कर ले। अगर उसने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है तो वो सिंपली उस यूटिलिटी को रिक्वेस्ट कर दे कि मुझे ये डिस्प्ले करवा दो, और वो यूटिलिटी जानती है कि कैसे डिस्प्ले करवाना है, और वो सिंपली उसके पास पैटर्न्स मौजूद हैं और वो जो करेक्टर डिस्प्ले करवाना है वो करवा देती है, वो स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देती है। अगर कीबोर्ड से इनपुट लेनी है तो वो सिंपली उस यूटिलिटी को रिक्वेस्ट कर दे कि मुझे ये कीबोर्ड से इनपुट लेना है या माउस से इनपुट लेना है या किसी और डिवाइस से इनपुट लेनी है, किसी डिवाइस को रीड करना है। वो रिक्वेस्ट थ्रू लाइब्रेरी फंक्शन करेगा, लाइब्रेरी के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा और वो उसको रीड करके दे देगी। तो उससे क्या होगा, प्रोग्रामर की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। जो काम प्रोग्रामर को खुद करना पड़ रहा था, यानी कि अगर उसे एक करैक्टर भी डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए उसको पिक्सल्स ऑन करने पड़ रहे थे जाके वीडियो मेमोरी में, तमाम डिवाइसेस के एड्रेसेस खुद उसको मेंटेन करने पड़ रहे थे। और सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि उसको डिवाइस के साथ इंटरेक्शन का मैकेनिज्म भी पता होना ज़रूरी था कि कीबोर्ड से डाटा कैसे रीड करना है, हार्ड डिस्क से कैसे करना है, सीडी ड्राइव से कैसे रीड करना है डाटा या राइट करना है। यानी कि जितनी डिवाइसेस सिस्टम में लगी हुई हैं हर डिवाइस के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है उसे पता होना चाहिए था। यानी कि हर प्रोग्रामर फिर एक लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्रामर होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का फिर कॉन्सेप्ट ना होता। उसको बिल्कुल डेप्थ में पता होता कि किस डिवाइस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, और वो इंटरेक्शन चाहे वो लो लेवल लैंग्वेज में करता है या हाई में करता है, लेकिन वो इंटरेक्शन उसे पता होती कि कैसे करनी है। तो अब यूटिलिटी ने वो जिस यूटिलिटी की हम बात कर रहे थे, जो कि पहले 512 बाइट्स के ऊपर स्टोर हुई हुई थी, बूट सेक्टर पे जो स्टोर हुई हुई थी, उस यूटिलिटी ने यूज़र इंटरफेस तो प्रोवाइड किया था, प्रोग्रामर इंटरफेस भी प्रोवाइड कर दिया कि प्रोग्रामर उसके प्रोवाइड करदा
फंक्शंस को कॉल करके हार्ड डिस्क को, किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर ले। उसने डिस्प्ले करवाना है, इनपुट लेना है या कोई और काम करना है। और वो जो यूटिलिटी है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो दरमियान में, वो यूटिलिटी ना हो, तो प्रोग्रामर को वो सारे काम करने पड़े जो वो यूटिलिटी करके दे रही है। तो वो यूटिलिटी यूज़र को यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है ताकि यूज़र अपना प्रोग्राम चूज कर सके उसने कौन सा रन करना है, और प्रोग्रामर को भी एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है, एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही है कि इन लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए आप डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर वो लाइब्रेरी प्रोवाइड ना करे तो हर प्रोग्राम वो सारे काम करे जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी कर रही है। जब आप अभी तक आपने जितने प्रोग्राम लिखे हैं, आप तो सिंपल लिखते हैं ना, सी आउट। एक्चुअली वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट होती है कि हमें ये स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दो। सी इन कीबोर्ड से रीड करना है, अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करती कि हमें कीबोर्ड से डाटा रीड कर दो। एफ ओपन फाइल ओपन करनी है, ये उसका नाम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जाने वो हमें फाइल रीड करके दे देगा। हम सिर्फ उसकी प्रोवाइडेड लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। अगर वो लाइब्रेरी ना हो तो ये सारे काम हमें खुद करने पड़े। जो लोग इस साथ में कोल या जो लोग असेंबली लैंग्वेज का कोर्स पढ़ के आए हैं उन्हें आइडिया होगा कि किस तरीके से वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बाईपास अगर करते हैं तो फिर किस तरीके से उन्हें डिस्प्ले करवाना पड़ता है या इनपुट लेनी पड़ती है कीबोर्ड से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली वो यूटिलिटी है जो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो रही है। अब उसमें जहाँ एक प्रोग्राम चलता था वो अब मल्टीपल चल सकते हैं, उनके दरमियान टाइम शेयरिंग हो रही होती है, मल्टीपल यूज़र सेम टाइम पे लॉगिन हो सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उस मशीन को। अब वो जो यूटिलिटी है उसको हम नाम दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसका हमने बेसिक रोल देख लिया है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना और प्रोग्रामर इंटरफेस प्रोवाइड करना। यूज़र इंटरफेस नहीं होगा, यूज़र अपना प्रोग्राम लोड नहीं कर सकेगा, रन नहीं कर सकेगा। प्रोग्रामर इंटरफेस नहीं होगा तो प्रोग्रामर को लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं होंगी, प्रोग्रामर को फिर वो सारे काम खुद करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ रिसोर्स ऑर्गेनाइजर। रिसोर्सेज आपके सारे हार्डवेयर डिवाइसेस। इट्स अ रिसोर्स ऑर्गेनाइजर दैट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट वेयर अदर सॉफ्टवेयर कैन रन और अदर प्रोग्राम्स कैन रन। अगर ये लेयर ख़त्म हो जाए तो फिर आपको अंदाज़ा हो गया कि क्या मुश्किल होगी हमें अपने प्रोग्राम रन करने के लिए। अगर मैं इस लेयर को ख़त्म कर दूं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लेयर है इसको ख़त्म कर दूं, तो इसका मतलब है एक वक्त में सिर्फ एक प्रोग्राम चल सकता है, वो जो रोम लोड कर देगी। तो रोम हमेशा एक ही प्रोग्राम लोड करेगी फ्रॉम रूट सेक्टर, और हमें अपना प्रोग्राम जो हमने रन करना है उसे पहले सेक्टर पर रखवाना पड़ेगा, और वो भी 512 बाइट्स। अगर प्रोग्राम का साइज़ 512 बाइट से बढ़ जाता है तो फिर प्रोग्राम के अंदर कोई मैकेनिज्म या कोड लिखा हो जो बाकी बाइट्स को लोकेट करे डिस्क पे और उसको रैम में लोड करवाए। स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइसेस से इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सारे काम प्रोग्राम को खुद करने पड़ेंगे, जो कि अब नहीं कर रहा। अब हम जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट कर देते हैं कि इस डिवाइस से डाटा लेना है या इस डिवाइस को डाटा सेंड करना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है कि उस डिवाइस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है।
Without operating system, a program has to read key from keyboard buffer itself. खुद रीड करनी पड़ेगी. Write character patterns directly to video memory. देख चुके हैं हम. Must implement file system. Write driver of every hardware it intend to use. In nutshell, it will do everything an operating system does. ये मैंने एक एग्जांपल दी है पैटर्न्स की कि आपको इस तरह का एरो के लिए आपको इस तरह का पैटर्न बनाना पड़ेगा. ये थोड़ा जूम कर दें, नजर नहीं आता. एक्चुअली ये जूम होगा नहीं, बहुत छोटी सी तस्वीर है क्योंकि ये 8x8 बल्कि तो बस आप समझ लें कि वो ए जो अब आपको अंदाजा है कि ए जो कैरेक्टर है वो कैसे बना होता है. कोई कैरेक्टर है जब आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो एक्चुअली छोटे छोटे डॉट्स आपस में मिलके एक वो पैटर्न बना होता है. तो जब हम जैसे हमने कोल में बनाया था. हाँ बिल्कुल, अपने कोड में बना चुके हैं ना आप. यस सर, वो स्टार बनाना या एरो बनाना, हार्ट जी बनाना. एग्जैक्टली. तो कोड में आपने उसको वो पैटर्न्स बनाए हुए हैं. बिल्कुल वो पैटर्न्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे डिस्प्ले करने के लिए. अभी आपको कुछ नहीं करना, आप तो आप जस्ट एक फंक्शन कॉल करते हैं और आपका काम हो जाता है. आपने जिस डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना है आप कर सकते हैं. लाइब्रेरी आपके पास है. तो एक्चुअली वो प्रोग्रामर इंटरफेस है. जिस तरह यूज़र का इंटरफेस है इसलिए प्रोग्रामर का इंटरफेस है. आपने लफ्ज़ सुना होगा एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस. एपीआई का वर्ड सुना हुआ है आपने? यस सर. एक्चुअली ये वो यही है. यहाँ तक था हमारा पहला लेक्चर जिसके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सिग्निफिकेंस देखी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है. अगर ये ना हो तो क्या प्रोग्राम रन होगा, यूज़र प्रोग्राम अगर रन होगा तो कैसे होगा और उसको क्या क्या खुद करना होगा. ये बूट प्रोसेस आपकी बुक में गिवन है. तो जो आउटलाइन मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें बुक का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे बुक डाउनलोड हो जाएगी. और आउटलाइन में हर टॉपिक के अगेंस्ट बुक चैप्टर लिखा हुआ है तो उसको आप देख लें कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से लिया गया. इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं अभी, या आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं. मुझे ईमेल कर सकते हैं या चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. मैं जैसे ही देखूंगा मैं आपको रिप्लाई कर लूँगा. जी कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं. क्लियर है सर? जी सर.